V3 स्टार्ट करने के कुछ दिनों पहले मैं बेंगलोर गई थी और वहाँ मैंने छोटे बच्चों को लेकर 7 दिन का एक कैंप करवाया था। वो कैंप करवाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने सारे बच्चों को यहाँ संभाल लिया है। तो जब मैं वापस सिलीगुड़ी आई तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करें ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, बच्चों को कुछ सिखाने का अवसर हम सभी को मिले। तो मुझे ये लगता था कि मैं बच्चों को डांस सिखाने में या उनको रिसाइटेशन, कविता, आवृत्ति जो बंगाली में बोलते हैं, ये सिखाने में सक्षम हूँ। और मेरी जो पार्टनर्स हैं जैसे मनीला राठी, वो एबाकस की क्लासेस चलाती थी, और मेरी जो दूसरी पार्टनर रेखा कल्लानी, वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो ये जो तीनों की 3 क्वालिटी थी, इस क्वालिटी को ही हम लोगों ने आपस में एक बनाकर V3 के नाम से यह शुरू किया। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आज हमारे साथ महिला दिवस के अवसर पर विशेष तौर से एक महिला समाज सेवी, उद्यमी और V3 की सह संस्थापक मधु झंवर जी उपस्थित हैं। हम जानेंगे इनके अनुभवों के बारे में, इनके निजी जीवन के अनुभवों के बारे में, कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, कैसे इन्होंने सफलता को पाया और कैसे संतुलन बना के रखा अपने निजी जीवन में, व्यावसायिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। और साथ ही साथ इन्होंने अपने बच्चों की भी एक बेहतरीन परवरिश की है, उसके बारे में भी हम इनके अनुभवों को जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने जब V3 की स्थापना की थी, उस समय सिलीगुड़ी में 2010 का दौर था और उस समय में ऐसे कुछ एक ही संगठन हुआ करते थे जो इस तरह की महिला संगठन थे जो इस कार्य को करते थे। और एग्जीबिशन के तौर पे इन्होंने जो कार्य किए थे वह भी सराहनीय हैं। काफ़ी महिलाओं को इन्होंने जोड़ा और अपने साथ इन्होंने जो ज़रूरतमंद महिलाएं थी उन्हें भी इस एग्जीबिशन में स्थान दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए आज हम उन्हें अपने इस पॉडकास्ट के कार्यक्रम में बुलाया है हमने। और अब हम शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। तो हम स्वागत करते हैं मधु जी का। मधु जी नमस्कार। नमस्ते। आज का ये जो पॉडकास्ट है ये महिला दिवस के ऊपर में विशेष रखा गया और आपको इसीलिए हमने बुलाया है। इस कार्यक्रम में हम तरह तरह के लोगों को बुलाते हैं और हमारा मकसद ही है कि उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में लोग जान सकें अधिक से अधिक। और आपके जीवन आपने जिस तरह से जिया है, आपकी जो जिस मुकाम पर आप आज हैं, एक सफल गृहिणी के साथ साथ आप एक व्यवसाय में भी एक सफलता हासिल कर चुकी हैं। तो उसके पीछे की जो कहानी है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि लोग भी उससे कुछ न कुछ सीख ले सकें। तो सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो यात्रा है, जो व्यावसायिक यात्रा है, वह कैसे शुरू हुई, उसका सोच क्या था आपका? देखिए, शुरुआत तो मैंने करी थी V3 से ही। और इसके पीछे की सोच ये थी कि V3 स्टार्ट करने के कुछ दिनों पहले मैं बेंगलोर गई थी और वहाँ मैंने छोटे बच्चों को लेकर 7 दिन का एक कैंप करवाया था। वो कैंप करवाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने सारे बच्चों को यहाँ संभाल लिया है। तो जब मैं वापस सिलीगुड़ी आई तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करें ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, बच्चों को कुछ सिखाने का अवसर हम सभी को मिले। क्योंकि उस ज़माने में जो भी होता था स्कूल लेवल पर ही होता था। तो हम लोगों ने मैंने मनीला राठी और रेखा कल्लानी, ये दोनों भी अलग अलग क्वालिटियों से भरपूर लेडीज़ थीं, इनको मैंने कॉल किया और इनको मैंने अप्रोच किया कि भाई आप लोग यदि हम लोग साथ में तीनों जन मिलकर जुड़ जाएं तो हम लोग एक नया आयाम शुरू कर सकते हैं सिलीगुड़ी में। उन लोग दोनों ने स्वीकार किया इस बात को और फिर हम लोगों ने ये नाम मेरे हस्बैंड का ही दिया हुआ V3, उनके कहने पर हम लोगों ने V3 नाम से एक इवेंट्स एंड इनोवेशन कंपनी खोली। और सर्वप्रथम जो हमारा कैंप हुआ था, जो हम लोगों ने समर कैंप किया था बच्चों को लेकर, उसमें 150 बच्चे थे। 150 बच्चे थे और उन बच्चों को लेकर हम लोगों ने एक सफल 5 दिन का समर कैंप किया। सबके पेरेंट्स बहुत खुश हुए और उस कैंप की कामयाबी के बाद हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिला कि भाई हम लोग आगे भी इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई और ये 2010 में हमने शुरू किया था।
आज से लगभग 15 साल पहले। तो जो V3 जो नाम है, इसके पीछे की जो कहानी है, लाइक आपने कहा कि आपके पति ने इस नाम को दिया और आप 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप कथक से बिलोंग करते हैं, आप डांस के प्रति आपका रुझान है। आपने एक स्कूल भी खोला था, और आपकी जो और 2 जो सहयोगी है, सह संस्थापक, जो जिनके बारे में आपने कहा, उनका क्या क्या है योगदान इसमें? ये उनको जब मैंने पूछा था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मुझे ये लगता था कि मैं बच्चों को डांस सिखाने में या उनको रिसाइटेशन, कविता, आवृत्ति जो बंगाली में बोलते हैं, ये सिखाने में सक्षम हूँ। और मेरी जो पार्टनर्स हैं, जैसे मनीला राठी, वो एबाकस की क्लासेस चलाती थी और उनकी कैलीग्राफी और ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी, तो वो बच्चों को ये सब सिखा सकती थी बहुत अच्छे से। और मेरी जो दूसरी पार्टनर रेखा कल्लानी, वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। अभी भी सो फ्रेश के नाम से वो अपना एक कंपनी चलाती हैं। तो उनके अंदर ये कला थी कि नॉन गैस कुकिंग जो होती है वो बच्चों को करा सकती थी। तो ये जो तीनों की 3 क्वालिटी थी, इस क्वालिटी को ही हम लोगों ने आपस में एक बनाकर V3 के नाम से यह शुरू किया, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे बिना किसी दूसरे के सपोर्ट के आपस में तीनों मिलकर ही बच्चों को हर तरह की खूबियों में काबिल कर सकते। 3 अलग अलग गुणों के लोग एक साथ मिलकर आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया, ताकि आपको किसी पर निर्भर न होना पड़े, कहीं ना कहीं आपको निर्भर न रहना पड़े। यही उस समय जो सोच थी, वो यही सोच थी। अच्छा, आपका नाम है मधु झंवर, आप बिलोंग करते हैं, मुझे जहाँ तक मालूम है, महेश्वरी समाज से। हाँ जी। तो महेश्वरी समाज के भी काफ़ी फैमिली है यहाँ पर, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं कितने हैं फैमिली? अप्रोक्सीमेटली 600 के करीब फैमिली है। 600 के करीब फैमिली है। और महेश्वरी समाज के सारे लोग भी काफ़ी सफल उद्यमी माने जाते हैं। मुझे लगता है कि सभी के सभी इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, सारे फैमिलीज। हाँ जी, हाँ जी। और उसी से बिलोंग करते हैं। नौकरी पेशे में बहुत कम लोग हैं। हाँ, सिलीगुड़ी में तो स्पेशली बिजनेस से ही रिलेटेड है सारे के सारे। तो महेश्वरी समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आपको क्या लगता है कि काफ़ी सहयोग आपको मिला, आपके समाज से आपको सहयोग मिला इसमें? देखिए, मैं जब 84 में मैं शादी होके आई थी सिलीगुड़ी, और उस समय तो जैसे मेरे ससुराल वालों को पता था, शादी के पहले से उनको मालूम था कि मैं डांस वगैरह भी करती हूँ और काफ़ी क्रिकेट भी खेलती थी, बैडमिंटन भी खेलती थी। तो मेरे घर वालों को ये क्वालिटीज़ पता थी। तो उन लोगों ने दिवाली का, जब हमारा सामाजिक का प्रोग्राम होता था, दिवाली का वार्षिक प्रोग्राम होता था महेश्वरी समाज का, तो मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे ससुर जी ने मुझे बोला कि भाई तुमको तो डांस आता है, तो तुम बढ़ो आगे और समाज के बच्चों को दिवाली के प्रोग्राम के लिए तैयार करवाओ। तो उस समय उनका मुझे भरपूर सहयोग मिला, मेरी मदर इन लॉ का भी मुझे बहुत सहयोग मिला। तो दिवाली का फर्स्ट प्रोग्राम अपनी शादी के बाद मैंने 84 में करवाया था, और समाज का उस समय पूरा सहयोग मिला था। समाज के जितने भी लोग थे, लेडीज़ भी उसमें बहुत आगे निकल कर आई थी, जेंट्स भी बहुत थे, और सब ने मिलकर हम लोगों ने बहुत सुंदरता के साथ दिवाली का प्रथम प्रोग्राम। कौन सा ईयर था ये? ये 84 था। 84 मतलब सबका सहयोग था। ऐसा नहीं था कि देखिए अकेले तो अपने बूते पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, सबका सहयोग जरूरी होता है। तो समाज के सभी का बहुत सहयोग मिला था, और उस सहयोग के साथ हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। प्रोग्राम तो उसके पहले भी होते थे, पर ये मैं बता रही हूँ कि शादी के बाद भी मेरे को अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिला था। मधु जी, आपका जन्म 1964 का है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव है काम के प्रति, समाज सेवा के प्रति, और आपको अगर देखा जाए तो आप हेल्थ भी आपकी पूरी तरह से फिट है। तो ऐसा क्या है आपके अंदर जो आप इस एज में भी इतने सक्रिय रूप से आप कार्य कर रहे हैं? हाँ, इसका तो देखिए, इसका राज तो क्या बताऊँ मैं डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद करती हूँ, और सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम लोग टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो टाइम में बंध गए हैं तो और कुछ एंजॉयमेंट नहीं करते हैं। लाइफ को कैसे जीना है, और इसके लिए मैं एक धन्यवाद और दूंगी आर्ट ऑफ लिविंग को। आर्ट ऑफ लिविंग मैंने कोर्स जब किया था उनका, तो आर्ट ऑफ लिविंग में ये एक जीवन जीने की कला जो सिखाई जाती है, वो बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को बताया गया था। और इसके अलावा जैसे एक हमारी जो मैंने आपको बताया डिसिप्लिन लाइफ है, प्लस एक्सरसाइज हम लोग रेगुलर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिम जाएं या योगा करें, ये जब जैसा मन करता है, कभी प्राणायाम कर लिया, कभी योगा कर लिया, कभी मॉर्निंग वॉक कर लिया, कभी जिम चले गए। और
इसके सिवा क्या है कि एक अपने अंदर एक रेगुलर हैबिट भी अपने को डेवलप करनी पड़ती है कि हमको जैसे क्या क्या काम करना है उसकी एक सूची तैयार कर ली। तो ये मेरी थोड़ी हैबिट है कि मैं मॉर्निंग में बैठकर एक सूची तैयार कर लेती हूँ कि भाई आज के दिन में मुझे ये काम करना है, और जैसे जैसे वो काम होता जाता है मैं उसमें टिक लगाती रहती हूँ। ये मेरी हैबिट है हमेशा से। रेगुलर कोई भी काम मैं करती हूँ तो मैं उसको लिख के करती हूँ, और नेक्स्ट डे जो बच जाता है उसको फिर पेंडिंग में डाल देती हूँ कि भाई अब ये काम अगले दिन करना है। तो लाइफ को मैंने कहीं बांधा भी नहीं है। हम लोग ज़िंदगी जीते भी हैं, खूब एंजॉय भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, दोस्तों के साथ भी मस्ती करते हैं, और उसी के साथ हम लोग डिसिप्लिन में भी अपना काम करते हैं ताकि जीवन को रेगुलेट कर कर सही तरीके से जीवन मतलब इवेंट की भाषा में कहूँ तो आपका दिन का फ्लो चार्ट आप रेडी करती हैं सुबह? हाँ जी, हाँ जी। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं? ऐसा ही है। फ्लो चार्ट में रेडी करती हूँ। फ्लो चार्ट के हिसाब से। अब जैसे उस रेडी में ये भी होता है कि शाम को एक गेट टुगेदर है हम फ्रेंड्स का, तो वो भी उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई 4 से 6 हमारा गेट टुगेदर है, तो उस समय नो वर्क। आप नोट करके रखते हैं उसको? हाँ, नोट करके रखती हूँ। अच्छा। वो एक रिमाइंडर भी होता है ना, मुझे खुद को याद रहता है कि वो एक रिमाइंडर भी है। नहीं तो कई बार एक हफ्ते पहले प्रोग्राम बना है, हो सकता है एक हफ्ते बाद तक हम भूल जाएं कि भाई ये प्रोग्राम था कि नहीं था। तो वो एक नोट डाउन है, हर चीज़ का मतलब नोट करके करने का मेरी एक हैबिट ही है। मैं हर चीज़ लिख के रखती हूँ। मतलब संतुलित जीवन जीना आपकी शैली है? हाँ, ये शुरू से ही है, हमेशा से ही। प्लान करके ही आप प्लान करके जीवन को जीते हैं? काम को, जैसे हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो हमारी बहुत अच्छी प्री प्लानिंग होती है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो एक प्री प्लानिंग करके काम करने की हैबिट ही बन चुकी है। तो ये प्री प्लानिंग काम करने की हैबिट कौन सी एज से लगी आपको? अब इसके लिए तो मैं अपने हस्बैंड को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी इसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम लोग विगत समझ लीजिए 40 साल से एक साथ रह रहे हैं, और 25 साल से हम लोग इस टाइप की लाइफ जी रहे हैं। तो मतलब आपके जीवन साथी यानी प्रवीण जी के आने के बाद ही आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आया क्या? नहीं, डिसिप्लिन पहले भी था, प्रवीण जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आया। उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? उनकी लाइफस्टाइल भी एकदम रेगुलर है। मतलब काम उनको मैं वर्कोहलिक कहती हूँ। काम उनका पैशन है। यदि संडे के दिन भी मैं उनको बोलूँ कि भाई आज तो रेस्ट डे होना चाहिए, तो उनको एक तो सबसे बड़ी खूबी उनकी ये है कि वो समय को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं, या बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, या वाइफ को टाइम नहीं दे रहे हैं। समय का मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से करना जानते हैं। तो संडे को मॉर्निंग आवर उनका रहता है वर्क का, क्योंकि वो वर्क के बगैर रह नहीं सकते हैं, और इवनिंग आवर हमारा पर्सनल होता है जिसमें हम लोग घूमें फिरें, मूवीज़ देखें, शॉपिंग जाएँ, कुछ भी करें। तो डिसिप्लिन तो देखिए, एक डिसिप्लिन लाइफ में सपोर्ट मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा रहा है मुझे। धन्यवाद। आप जो बता रही हैं आपके जो डिसिप्लिन लाइफ के बारे में, आपने जो बताया कि आप फ्लो चार्ट के हिसाब से चलते हैं सारा जीवन। आपके 2 बच्चे भी हैं? हाँ जी। तो बच्चों में कितना उतार पाई आप अपने आप को, माने आपकी लाइफ को, माने आप जो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, बच्चों में कितना उतार पाए आप? देखिए, उसका तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 10th तक मेरे दोनों बच्चों की एजुकेशन सिलीगुड़ी में ही हुई है। 10th के बाद जो एक पीक पीरियड होता है बच्चों का, 16 की एज के बाद, मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए थे। बेटी यहाँ पर सेंट जेवियर्स से पढ़कर उसको हम लोगों ने वेलम गर्ल्स में उसको दाखिला मिल गया था, तो वो वेलम गर्ल्स में चली गई थी, और बेटा भी मेरा DPS में दिल्ली में पढ़ने चला गया था। तो हम लोगों ने उनमें संस्कार के रूप में जो भी चीज़ उनके अंदर हमने उतारा है, उसमें सिर्फ मेरा या मेरे पति का सहयोग नहीं है, उसमें मेरे पूरे परिवार का सहयोग है। क्योंकि वो जिस समय थे हम लोग जॉइंट फैमिली में एक साथ, मेरे सास ससुर, देवर जेठ, देवरानी जिठानी, सबके साथ हम लोग रहते थे। तो उनमें हम लोगों ने अपने जीवन का ये तो उतार ही दिया कि अपने को एक बहुत सुंदर तरीके से जीवन जीना चाहिए, और डिसिप्लिन लाइफ भी उनके अंदर है। मेरे दोनों बच्चे ही मतलब सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, उसके बाद उनको अपने जो काम, जैसे बेटा मेरा बिजनेस करता है और बेटी जॉब करती है, तो उसके बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, और शाम को टाइमली घर आना। बेंगलोर जैसे शहर में रहते हैं दोनों जन, पर बेंगलोर जैसे शहर में रहते हुए भी उनकी लाइफ अच्छी है। शाम को वो लोग समय से घर आ जाते हैं और आके अपने परिवार के साथ 1-2 घंटा वक्त बिताते हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा भी हो मगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। हाँ, मैंने कोशिश किया है, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेंगलोर की लाइफस्टाइल हार्ड लाइफस्टाइल है। हम लोग यहाँ परिवार के साथ रहते थे तो बच्चों के काम में हमको फैमिली का सपोर्ट मिल जाता था। वहाँ उनको घर का काम भी खुद ही देखना है, बाहर का काम भी खुद ही देखना है, और बच्चे भी खुद ही पालने हैं। तो उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ है, पर उस लाइफ के बीच में भी उनका टाइम मैनेजमेंट अभी तक जो मुझे लगता है बहुत सही है।
आप तो सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं, अलायंस से हैं और भी कई संस्थाओं के साथ आप हाँ, जुड़ी हुई हैं। महेश्वरी महिला मंडल से भी। महेश्वरी महिला मंडल से भी है, जो कि आपके समाज के माने मंडल है। हाँ, उत्तर बंगाल महेश्वरी सेवा ट्रस्ट से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उसकी भी मैं बोर्ड मेंबर हूँ। तो सामाजिक क्षेत्र में भी आप पूरी तरह से सक्रिय हैं। क्या आपके बच्चों में भी सामाजिक रुझान है? बच्चों में सामाजिक रुझान है, पर ऐसा किसी संस्था से जुड़ने का उनको अभी तक कोई मौका नहीं मिला है, क्योंकि उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है। देखिए, मेट्रोज में है। मेट्रोज में है, सिलीगुड़ी छोटी जगह है, तो यहाँ हमारे लिए सब कुछ करना थोड़ा आसान हो जाता है। बड़े शहरों में रहकर ये चीज़ निभाना थोड़ा सा कठिन है। तो अभी वो लोग सामाजिक रूप से इन्वॉल्व होते हैं कहीं कहीं पर, जैसे अपने ही ग्रुप्स में, अपने सोसाइटी में, पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल में नहीं जा पाए। बड़े लेवल में नहीं जा पाए हैं। सिलीगुड़ी के बारे में आपकी क्या सोच है? सामाजिक क्षेत्र में अगर सिलीगुड़ी को अगर हम रैंकिंग दें तो आपको क्या लगता है कितना आगे बढ़ चुके हैं? सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं या आगे हैं? नहीं, सिलीगुड़ी का समाज तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। चाहे हम किसी भी समाज में चले जाएं, महेश्वरी समाज में, अग्रवाल समाज में, जैन समाज में, हर समाज के लोग यहाँ पर समाज के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं। ऐसा कोई समाज ही यहाँ पर नहीं है जो आगे बढ़ के कोई काम ना करना चाहे। और आप किसी भी क्षेत्र में यहाँ कहीं पर भी कोई हॉस्पिटल खुलने वाला हो, यदि मान लीजिए किसी संस्था की तरफ से कोई हॉस्पिटल खुलने वाला हो, कोई स्कूल खुलने वाला हो, तो हर समाज के लोग आगे बढ़कर डोनेशन देने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारे सिलीगुड़ी समाज की तो ये बहुत बड़ी खूबी है। और आप रैंक की बात यदि करते हैं तो मैं तो नंबर 1 रैंक देना चाहूँगी। मधु जी, महिला उद्यमी की अगर बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, तो महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी मान लीजिए जो व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं, तो उनमें लिंग समानता को लेकर अगर सोचा जाए तो कितना अभी तक एक्सेप्ट किया है लोगों ने? नहीं, आज के दिन में सिलीगुड़ी में तो देखिए लिंग का कोई ऐसा विशेष भेदभाव वाली बात नहीं रह गई है। आज घर के भी जो पुरुष होते हैं, समाज के भी जो पुरुष हैं, सबने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि महिलाएं आगे आएँ और यदि वो अपना कुछ काम करना चाहती हैं तो उनको मौका दिया जाए। आज के समाज में ये बात, और अब स्पेशली हमारे टाइम में तो फिर भी थोड़ा बहुत रहता था, पर फिर भी बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो मेरी हम उम्र हैं और मेरे से कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल छोटी भी हैं, तो वो सब अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। और स्पेशली अब के ज़माने में जो अभी नई लड़कियां आ रही है शादी होके, या जो 5-7 साल पहले आई हैं, वो तो सब मैं देख रही हूँ, हर लड़की, हर बहू, हर बेटी किसी ना किसी क्षेत्र में अपने आप को जोड़ रही है, आगे बढ़ रही है, अपनी उन्नति भी कर रही है, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रही है और अपने समाज को भी आगे बढ़ा रही है। मतलब उनका योगदान तो काबिले तारीफ़ है। हर महिला के मन में आज के दिन में ये रहता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, और उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये होता है कि वो परिवार को साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। क्योंकि सिलीगुड़ी के समाज में अभी भी जॉइंट फैमिली की बहुत प्रथा है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आपका भी जॉइंट फैमिली है? हाँ जी, हम लोग भी पिछले 40 साल से साथ ही रह रहे हैं। और ये मैं देखती हूँ कि सिलीगुड़ी में जॉइंट परिवार को इकट्ठे रखते हुए भी ये जो लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, बहुएं आगे बढ़ रही है, यह सच में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए तो मैं उन सभी को हैट्स ऑफ देना चाहूँगी। धन्यवाद। व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको मैं पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है आपके जीवन में? सबसे बड़ा प्रेरणा कौन है आपका? मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर श्री संत कुमार मंत्री। उन्होंने ही मुझे जीवन में बहुत कुछ शुरुआत के दिनों में ऐसा सिखाया जो शायद मैं कहीं और से सीख नहीं पाती। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, और जब क्लास 5 में पढ़ती थी तो एक इंटर स्कूल लेवल का डिबेट कंपटीशन हुआ था। उसमें मैं ही सबसे कम उम्र की वक्ता थी। तो मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि अरे सबाई क्लास 9 10 आचे 11 आचे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, तुम्हें पारबे ना। उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप बहुत छोटी बच्ची को डाल रहे हैं। उसका सब्जेक्ट था परमाणु बम, वो सही है दुनिया के लिए या गलत है, ये उसका डिबेट का हमारा सब्जेक्ट था। तो मेरे पापा ने, उस समय मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, पापा ने मुझे पूरा लिख के दिया और उन्होंने मुझे मिरर के सामने खड़ा किया कि मिरर के सामने मैं जैसे तुमको बताता हूँ वैसे तुम करो और अपनी एक्टिविटीज़ को देखो कि तुम्हारे हाथ की भंगिमा, तुम्हारे चेहरे के भाव वैसे आ रहे हैं या नहीं। तो ये कला उन्होंने मुझे सिखाई और आज भी मेरे पास वो मेडल है, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी उसकी। मुझे 3rd प्राइज़ मिला था उस डिबेट कंपटीशन में।
मैंने फेवर में बोला था और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मेरे पिताजी ही मेरे प्रथम गुरु रहे, उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ाया। क्रिकेट, उस ज़माने में लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकलती थी और मैंने वहाँ पर उस ज़माने में क्रिकेट खेला। आपने फेवर में बोला था, मतलब माने परमाणु बम सही है या गलत है? तो उसमें आपने गलत, अच्छा गलत उसमें हमारा अच्छा, टॉपिक था परमाणु बम गलत है। अच्छा, और उसके लिए लोग कुछ को फेवर में बोलना था, कुछ को समझ अगेंस्ट गया, में माने बोलना था। हाँ, पक्ष विपक्ष की पक्ष बात। विपक्ष की बात है, तो मैंने उसके पक्ष में बोला था। आप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? हर इंसान के लाइफ में एक सबक होता है, एक ठोकर मिलती है, उस समय एक सबक मिलता है। तो वो सबक क्या था जिसको आपने रिकवर करके फिर आप इस जगह तक पहुंची? देखिए, सबक के लिए यदि आप बात करें ना, तो मेरे को लगता है इंसान जब भी कुछ करता है उसको हर जगह से ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हर जगह से ही एक ना एक सबक मिलता है, क्योंकि ये सबक अलग अलग लोगों से मिलता है। कभी परिवार के लोगों से मिलता है, कभी समाज के लोगों से मिलता है, कभी यदि हमारे बहुत क्लोज लोग हैं उनसे भी मिल जाता है। तो मैंने जो सीखा है वो ये सीखा कि इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। किसी एक को जिसको हम अपना बहुत कुछ समझते हैं, और यदि कभी उससे हमको कोई चोट पहुंच जाए तो इमोशनली इंसान बहुत हर्ट हो जाता है। आप प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ प्रेम के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मान लीजिए कोई मेरी फ्रेंड है या कोई मेरा फैमिली मेम्बर ही है जिनको मैं अपना सब कुछ समझती हूँ, और इसको कभी ही प्रेम कहते हैं शायद मेरी भाषा में। मतलब अब आपका आप जुड़ जाते हैं इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओ। हाँ, तो मैंने ये सीख लिया है कि हमें किस लेवल तक किसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मतलब एक फासला रखना पड़ेगा। एक फासला रखना चाहिए, ये नहीं तो क्या होता है, वो इमोशनली जब हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और कुछ हर्ट होता है तो वो अंदर तक पूरा झकझोर के रख देता है इंसान को। तो इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं फील करना चाहिए। यदि हम वो फील करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमको ज़रूर झकझोरता है, या उनसे कोई चोट यदि हमें मिल जाए तो वो अंदर तक तनाव पैदा कर देती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जो मुझे पता है कि आप बांग्ला में आवृत्तियाँ भी सुनाया करती थी स्कूल के टाइम में। गाना रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर का, तो थोड़ी सी 2-4 पंक्तियाँ अगर आप बांग्ला में सुना दे तो मुझे लगता है। देखिए, हमारे जो टीचर थे डांस के, उन्होंने मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे प्ले, जिसको हम लोग नृत्य नाटक कहते हैं, उसमें नाटक के साथ नृत्य प्रस्तुत करना होता था, या नृत्य के साथ नाटक, जो भी आप कह लें। तो उसमें एक था सात भाई चंपा। सात भाई चंपा मतलब चंपा एक बहन, जहाँ तक मुझे याद है स्टोरी, और उसके सात भाई। तो एक गाना था उसमें, सात भाई चंपा जागो रे, सात भाई चंपा जागो रे। तो ये मतलब उनको जगाने के लिए ये गाना डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। ये किसी नाटक के मंचन में? हाँ, ये नाटक के मंचन में। हाँ जी। तो इसी टाइप से और भी बहुत सारे रविन्द्रनाथ के नृत्य नाटक हम लोगों ने किए थे। कथक के बीच में ही गुरुजी हमारे कभी कभी ये भी करवाते थे, क्योंकि उस समय अपना एक वो होता था ना कि भाई फोक डांस को भी आगे बढ़ाना है। अपने जो बंगाल है, जैसे बंगाल में बंगाली डांस है, उसको भी आपको आगे बढ़ाना है। हाँ। जैसे आसाम में बिहू होता है, उसी तरह से लोक नृत्य जिसको बोलते हैं। तो जब हमारा कोई स्टेज शो होता था तो कथक से अलग हट के हम लोग इस तरह का भी नृत्य नाटक कभी कभी स्टेज पर, मंच पर प्रस्तुत करते थे। तो बांग्ला भाषा तो समझ इतनी प्यारी भाषा है, और मुझे तो बहुत ही माने प्यारी लगती है। मैं खुद एक हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मुझे बांग्ला मेरा भी थर्ड लैंग्वेज था, और काफ़ी अच्छा पकड़ भी है मेरी बांग्ला में। बांग्ला भाषा से सही में अगर कहा जाए तो प्रेम है मुझे तो बांग्ला। जैसे अभी उत्तर बंगो संवाद हमारे यहाँ आता है तो मैं बांग्ला पूरा आराम से पढ़ लेती हूँ। और सेकेंडली एक चीज़ और है कि सिलीगुड़ी आने के बाद थोड़ी बंगाली की प्रैक्टिस फिर भी कम हो गई है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं खालपाड़ा में, वहाँ मारवाड़ी समाज और दूसरे समाज से अदर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर जब मैं शादी के पहले रहती थी तो जो हमारा स्कूल था बिरलापुर विद्यालय, वहाँ पर मैक्सिमम बंगाली में ही हम लोग बात करते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी बंगाली थे। तो उनसे हमारा बहुत, और फिर जो आसपास के लोग रहते थे वो भी सब बंगाली थे। तो उस ज़माने में शादी के पहले बंगाली से ज़्यादा मुखातिब हुई हूँ मैं, शादी के बाद कम हुई हूँ। अच्छा, आपका जो बिजनेस था V3 की अगर बात करें, इवेंट्स एंड इनोवेशन की, तो इसका पहला जो आपने इवेंट किया था, उस इवेंट में आपको
कुछ परेशानियां आई थी? ऐसा लगा था कि हाँ, यह मेरा जो स्टार्टिंग का इवेंट है यही बड़ा मुश्किल से हो रहा है, इसके बाद इवेंट नहीं कर रहा, ऐसे कुछ टफ सिचुएशन? नहीं, फर्स्ट इवेंट जो हम लोगों ने समर कैंप के रूप में किया था उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि वो कैंप बहुत सक्सेस हुआ। हम लोगों ने उसमें सक्सेस होने के बाद समर कैंप, विंटर कैंप ऐसे करके कई कैंप करवाए। थोड़ी सी दिक्कत आई थी हम लोगों ने जब एग्जीबिशन स्टार्ट किया था। समर कैंप, विंटर कैंप तो हमारे हिट होने लगे थे, उसके साल 1.5 साल बाद हम लोगों ने एग्जीबिशन शुरू किया था। तो एग्जीबिशन में थोड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि वो फील्ड हम लोग के लिए एकदम नया हुआ, एकदम नया था। तो स्टॉल वगैरह के लिए हम लोगों को कॉल करना, और कौन बिजनेस करता है कौन नहीं करता है ये जानकारी पहले हो, तब हम उनको कॉल करें कि भाई हम आपको प्लेस देंगे और आप हमको रेंट दीजिए उसके बदले में। तो ये जो काम हमने शुरू किया था तो उसके लिए हम लोग को दिक्कत आई थी। फिर किस जगह करना चाहिए, जगह का आइडिया नहीं था कि किस जगह करें तो लोग आएंगे, हिट होगा प्रोग्राम। तो उस समय थोड़ी परेशानियां आई थी, पर भगवान की कृपा से हम लोगों के ऊपर अच्छी कृपा रही उनकी, तो हम लोग उस फील्ड में भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आज 15 साल से हर साल में 4 एग्जीबिशन हम लोग करते हैं, और चारों एग्जीबिशन हमारे सिलीगुड़ी की जनता को पसंद भी आता है। और स्टॉल्स हमारे जो होते हैं वो सिर्फ सिलीगुड़ी से नहीं होते हैं, स्टॉल्स हमारे कलकत्ते से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, हर जगह के स्टॉल मिलते हैं। और हम लोगों ने साथ ही एक नियम भी बना रखा है अपना कि कोई भी एक जगह हम किसी नीडी लेडी को देते हैं जिनको ज़रूरत है। माने समाज से CSR भी आप उसके साथ रखते हैं? हाँ, ये एक हमने अपना एक ऐसा प्लेस बना रखा है कि साल जो भी एग्जीबिशन करते हैं तो कोई भी एक प्लेस वो हम किसी भी नीडी महिला को देते हैं। वो किसी से भी जैसे एक बार हम लोगों ने प्रेरणा वालों को बोला था, प्रेरणा में रीता दी से मेरी बात हुई थी, तो वहाँ के लोगों ने आकर अपना जो वो लोग बनाते हैं बैग्स वगैरह बनाते हैं प्लास्टिक के तार के, वो सब उन्होंने डिस्प्ले किया था। तो ये हमारी कोशिश रहती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक से ही बात करें, उसमें कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। आज के दौर में स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई सभी की, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो व्यस्तता सारे दिन, फिर मोबाइल हाथ में हर समय, सुबह उठने से लेकर रात तक मोबाइल रहता है, और ऐसे भी स्ट्रेसफुल लाइफ, इतनी ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है सबकी कि किसी के पास में खुद के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसी में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, पूरा टेंस में आ जाता है, हर माने ऐसा लगता है कि अब हम उलझ गए हैं। तो ऐसी स्थिति आपके पास भी आती होगी, ऐसा जो जिन लोगों के साथ होता है वो कैसे इस स्टेज से निकले, ऐसा कुछ अनुभव के आधार पे आप कह पाएंगे? हाँ, देखिए, इसके लिए तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगी। उसमें पहली बात ये है कि ये परिस्थिति सबके साथ आती है, और ऐसा लगता है कि बस अब कुछ करने को बाकी नहीं रह गया है, अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। और उस समय मेरे हिसाब से उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि आपके पास कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हो, जिनके साथ तुम अपनी तकलीफ़ को शेयर कर सको। यदि हम शेयर कर देते हैं तो वहाँ 50% मन अपने आप हल्का हो जाता है। जैसे आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में मेरे हिसाब से काउंसलर वाला जो क्षेत्र है वो इसीलिए इतना हिट हो रहा है। अपने छोटे शहरों में तो फिर भी लोग इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई यदि किसी ने सुन लिया तो वो सोचेगा कि चल अरे यार ये तो काउंसलर के पास जाता है, पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन बड़े शहरों में ये बहुत आम बात हो गई है, क्योंकि वहाँ पर हर बंदा स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो एक तो शेयरिंग, कि आप यदि किसी के साथ शेयर कर सको तो बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है तुरंत। पर हाँ, आप जिससे अपने मन की बात शेयर कर रहे हो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो तुम्हारा इतनी मजबूत कड़ी होनी चाहिए तुम्हारी जो अपनी बात को अपने तक ही रखे। और सेकेंडली मेरे को लगता है कि चाहे आप मेडिटेशन कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, यदि आप उस समय 5 मिनट या 10 मिनट आँख बंद करके सिर्फ खुद को शांत करने की कोशिश करो। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप आंख बंद करोगे बहुत सारे विचार मन में उल्टे सीधे आते हैं, लेकिन फिर भी आप आंख खोलो मत। यदि आप लगातार 10 मिनट तक आंख बंद करके रखो तो वो भी अपने आप को हील करने में बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। और थर्ड बात जो मुझे लगती है कि यदि इस तरह का कुछ हो रहा हो तो 1-2 ग्लास पानी तो तुरंत पी लेना चाहिए, उससे आराम मिलता है, उससे भी आराम मिलता है। देखिए, ये चीज़ें मैं सिर्फ इस बिला पर नहीं बता रही हूँ कि मेरे जीवन का अनुभव है, मैं इसलिए भी बता पा रही हूँ कि मैंने बंजारा इंस्टीट्यूट से
आपने कोर्स किया है मेंटल हेल्थ का मैंने कोर्स किया था। तो जो मेरी मेंटर थी उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई थी एकदम शुरू में ही कि जब तुम करोगी तो हम लोग तुमको कुछ स्टूडेंट्स भी देंगे जिनको आपको डील करना पड़ेगा। तो आप उनको डील करने के पहले खुद को कैसे आप सही तरीके से डील कर पाएंगे, पहले वो चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। तब उन्होंने बताया था कि खुद के पास जब भी आपके पास ऐसी परिस्थिति आए, प्रथम आप पानी पीजिए, सेकंड आप अपनी आंख बंद करिए, और थर्ड उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि यदि आपको शेयर करने वाला कोई ना मिले तो आप मुझे फ़ोन करिएगा, मेरी मेंटर ने, और आप मुझसे शेयर करिएगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये जीवन में बहुत ज़रूरी होती है कि आपको अपने जीवन में किसी एक को अपना ज़रूर बनाना चाहिए, और वो बनाना भी कोई तुरंत नहीं बनता है कि आज हमने सोचा कल बन गया। जांच परख के बनाना पड़ेगा। जांच परख भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास ये पावर शायद नहीं है कि हम किसी को जांच सकें। हाँ, हमारा मन मिलना चाहिए, उससे कुछ हमारी विचारधाराएं मिलनी चाहिए कि भाई मैं जैसा सोचती हूँ हो सकता है सामने वाले भी ऐसा सोचता हो। जनरली दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? दोस्त हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना कि कई बार हमारी सोच मिल जाती है, कई बार हमारे विचार मिल जाते हैं, कई बार हम लोग को लगता है कि अरे आज मूवी चलते हैं, और उसके मन में भी यही आ रहा है कि हाँ आज मूवी चलते हैं, और दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करी कि अरे मैं भी यही सोच रही थी, तू भी यही सोच रही थी, तो चलो चलते हैं हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जीवन में किसी एक को अपना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कम से कम हम अपने दिल की सारी चीज़ें शेयर कर सकें। आपके जीवन में ऐसा कौन है? तो मेरे जीवन में सबसे पहले मेरे दोनों बच्चे। मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के बारे में अगर कोई संदेश यहाँ से आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए। देखिए, मेरे बच्चों को तो मैं ऐसे भी संदेश रेगुलर बेस पर भी देती हूँ, और मैं यहाँ से भी यदि संदेश देना चाहूँगी तो उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि जीवन में सबसे पहला महत्व परिवार को देना चाहिए। यदि आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो आप दुनिया में हमेशा तरक्की करते रहोगे, और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके साथ परिवार खड़ा है उसके साथ साक्षात भगवान खड़े होते हैं। तो पहला कर्तव्य मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि अपने परिवार में सबसे मिलजुल कर रहो। दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे हस्बैंड, इन सब के साथ जितना तुम खुश रह सकते हो, जितना समय व्यतीत कर सकते हो अदर देन अपने काम के सिवा, तो ये जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार को महत्व जरूर देना चाहिए। आप जो इनकम करते हैं उसमें कितना प्रतिशत आप समाज सेवा के लिए? देखिए, प्रतिशत के हिसाब से तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि कितना प्रतिशत हम समाज सेवा में लगाते हैं, पर हाँ, समाज सेवा करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरे जीवन में ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से जाकर कहीं पर कुछ सेवा करूं, जैसे लायंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ या महेश्वरी महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जाकर हम सेवा करें। हम लोग इन जनरल ऐसा भी करते हैं, जैसे ये मेरी पार्टनर्स के साथ भी हम लोगों की बात होती है कि हम लोग हमारे साथ जो घरों में काम करने वाले हैं, जैसे मेरी सफाई वाली है, मेरी बर्तन करने वाली है, या जो मेरे साथ रात दिन 24 घंटे के साथ मेरे साथ रहती है, उनकी फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा पहले ध्यान देती हूँ। जैसे अभी मेरी जो सफाई वाली है वो बच्चों का ट्यूशन का फ़ीस नहीं दे पा रही थी, तो उसको मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पूरे साल के बच्चों की ट्यूशन फीस मैं दूँ। ये आप सबसे बढ़िया काम करें, क्योंकि मैंने देखा है, मैं काफ़ी लोगों को समझाता भी हूँ कि दिए तले अंधेरा करके आप मत कीजिए। माने दुनिया को रोशनी कर रहे हैं उससे पहले आप घर में देखिए आपके आसपास के लोग मजबूर हैं, उन्हें कम से कम आप सहयोग कीजिए। और मेरी भी सोच ये है कि देखिए, यदि हम बाहर निकलेंगे तो सबका भला हम नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, और मेरे हिसाब से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, यदि सिर्फ हम उनका ही कर दें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग तीनों की आपस में पार्टनर्स की ये बात भी होती है। फैमिली में भी हम लोग, देवरानी जिठानी और मेरे हस्बैंड से हम लोग यही बात करते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही सिखाते हैं कि जो तुमसे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका इलाज यदि तुमने करवा दिया, यदि उनका ट्रीटमेंट तुमने करवा दिया। जैसे मेरी मेड अभी जो मेरे साथ रह रही है 24 घंटे, उसकी बच्ची को अभी कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने यहाँ डॉक्टर M.K. चौधरी के हाई स्कैन में उनको ले जाकर, चांस की बात डॉक्टर M.K. चौधरी ने उसका स्कैन वगैरह किया, और करके उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज वो जो मेरी मेड है वो एकदम मेरी कृतज्ञ हो रखी है कि आपने मेरी बच्ची का इलाज करवा दिया, और अभी तक उसकी दवाई चल रही है होम्योपैथी। तो वो सब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं उनका कम से कम कर सकूं। कर सकूं। सही बात है। दर्शकों, हम भी कई बार फील करते हैं कि लोग जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद नहीं कर कर वो दूसरी ओर ध्यान देते हैं, और इसका कई बार मैंने उदाहरण भी देखा कि हम लोग जब भी जाते हैं तो रिक्शे वाले को हम 10 रुपये 5 रुपये के लिए बोलते हैं, कम करने के लिए, बार्गेनिंग करते हैं, उसको बेचारे को कम देते हैं पैसा, जबकि वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है और पैर से रिक्शा चलाता है, मेहनत मजदूरी करके वो पैसा लेता है। और वहीं पे हम ऑनलाइन जब
कोई कैब या कोई बाइक बुक करते हैं, वहाँ पर हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम 1 रुपया भी उससे कम की बात करें। नहीं, इसका तो एग्जांपल ये भी है कि हम किसी छोटी दुकान से शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ भी हम बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन जब हम मॉल्स में जाते हैं तो नहीं करते तो वहाँ यदि 999 है तो हमको 999 के बदले 1000 देना पड़ता है, और कई बार तो वो 1 रुपया रिटर्न भी नहीं करते। हाँ, और वहाँ आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर रिक्शे वाला या सब्जी वाला बेचारा आपको 1 रुपया कम दे दे, 2 रुपया कम दे दे, तो आप उससे उल्टा कुछ ना कुछ ले लोगे, आलू तो सब्जी एक्स्ट्रा ले लोगे। ये भी हम लोगों ने अपनी एक हैबिट बना रखी है कि हमको कभी किसी रिक्शे वाले से, किसी सब्जी वाले से, फल वाले से कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है। ये भी मैंने अपने जीवन में उतारा हुआ है। मैंने कभी किसी रिक्शे वाले से बार्गेनिंग नहीं करी है। आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम, क्योंकि महिलाओं की तो आदत होती है। नहीं, मैं कभी किसी सब्जी वाले से बार्गेनिंग नहीं करती हूँ, और ना ही कभी किसी फल वाले से, और ना ही किसी रिक्शे वाले से। ये बार्गेनिंग हम लोग जनरली नहीं करते हैं। मधु जी, अब जो आज की जनरेशन है वो लोग काफ़ी स्टार्टअप वगैरह की शुरुआत कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्र के हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर व्यवसाय के क्षेत्र में आना है तो उन्हें क्या मूल मंत्र पकड़ कर चलना पड़ेगा सफलता के लिए? पहला मूल मंत्र तो यही है कि समय की कीमत को समझो, समय के अनुसार काम करो, क्योंकि समय बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद वापस नहीं आता है। तो ये तो मेरे हिसाब से फर्स्ट है। कई लोग वेट करते हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और मेरा ये कहना है कि यदि कुछ करना है तो आज ही करो, उसको कल के ऊपर मत डालो, क्योंकि कल होते ही फिर तो कल हो जाएगा, फिर वो आज बन जाएगा, क्योंकि आज करे सो। हाँ। और दूसरा मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन, आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन उतारना चाहिए, और किसी भी व्यवसाय में तुरंत सफलता शायद ना भी मिले तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तो कोशिश करिए। हो सकता है आज आप सफल ना हुए हो, कल आप सफल हो जाए। और थर्ड मेरे को लगता है जो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको आपके परिवार का सहयोग है कि नहीं है। यदि आपको उसमें अपने परिवार का सहयोग भी है, आपके ऊपर एक छत्र छाया है, आपके पिता का हाथ है या आपकी मदर का हाथ है, तो शायद उस काम में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। माने परिवार का सहयोग आप कह रहे हैं कि जरूरी भी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है परिवार का सहयोग तो मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बगैर, अपने दादा दादी, अपने माता पिता के आशीर्वाद के बगैर तो मेरे हिसाब से कोई नया काम, कोई नया स्टार्टअप कोई भी शुरू नहीं करना चाहेगा। सबको चाहिए, ज़रूरत सबको होती है, एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत सबको होती है। बिना सपोर्ट सिस्टम के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मधु जी, अभी हाल ही में आप महाकुंभ जाके आए, कैसी रही यात्रा आपकी? देखिए, महाकुंभ की यात्रा, इसके ऊपर बयान आजकल अलग अलग तरह के आ रहे हैं। कोई बोल रहा है बहुत अच्छी रहे, कोई बोल रहा है कि नहीं बहुत तकलीफ दे रही। तो मेरी यात्रा का कुछ पार्ट अच्छा रहा, कुछ पार्ट थोड़ा तकलीफ दे भी रहा। जैसे उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता भी लिख रखी थी। महाकुंभ के महाअनुभव, दोस्तों के साथ अचानक बना महाकुंभ का कार्यक्रम, बस फिर क्या था, लग गए जोश शोर के साथ। कभी रेलवे टिकट की मशक्कत और कभी ठहरने की कसाकसी, आखिरकार हुआ इंतजाम जाने और रहने का। अब दिमाग लगाया ज़रूरत के सामानों पर, रोज ग्रुप में सलाह और मशवरे शुरू हुए। तैयारियों पर विराम तब लगा जब स्टेशन पहुंच गए। अब था उत्साह सफ़र का जो कामयाब रहा। हालांकि प्रयागराज के सेक्टरों का अनुभव थोड़ा कड़वा रहा। संगम स्नान भी पूर्ण हुआ। हर बाधाओं को पार करते हुए हम सभी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए संगम डुबकी लगाई और जीवन को धन्य किया। वाराणसी का सफ़र था अचंभित करने वाला। रात के अंधेरों में भी था दिन का उजाला। काशी विश्वनाथ का मंगल दर्शन रहा बहुत निराला। नाव का सुहाना नज़ारा दे गया कुछ सुकून के पल। उस पर हमारा शिव पहनावा मोह गया हम सबका दिल। गंगा आरती के अद्भुत दर्शन लुभा गए हम सबके तन मन। फिर एक जंग छिड़ी स्टेशन पहुंचने की। पैदल, टेम्पो और रिक्शा मिलाकर सभी तकलीफ़ों को पार करते हुए हंसते हंसाते और मुस्कुराते चेहरों के साथ आखिरकार पहुंच ही गए अपने अपने स्वीट होम। पहुंच ही गए अपने अपने स्वीट होम। बेहतरीन। आपका अनुभव आपने माने कविताओं की पंक्तियों के रूप में रखा, ये काफ़ी अच्छा था। हाँ जी, बहुत बढ़िया था। तो अक्सर देखा जाता है, वो एक कहावत भी है कि मेरे किसी मित्र ने मुझे भेजा था एक बार, एक व्हाट्सएप में कोट भेजा था, उसमें लिखा था कि अगर आप किसी
लेखक से प्रेम करते हैं ना तो आप अमर हो जाते हैं। वही चीज़ है कि आपका जो अनुभव है आपने उसको इस तरह से मैंने वर्णन किया है, ये सुनने वाले के लिए भी शॉर्ट में एक पूरी कहानी है, पूरी विस्तार को आपने कई लोगों ने मुझे पूछा बार बार तो मुझे लगा कि मैं जवाब क्या दूं, नहीं शॉर्ट में काफ़ी अच्छा है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी लंबा आपने एक रामायण को मैंने छोटी सी इसमें समेट दिया है, पंक्तियों में समेट दिया, अच्छा है। तो आपका अनुभव अच्छा रहा, खट्टा मीठा अनुभव रहा आपका, आप ये कह रहे हैं। यस। जीवन से अब और क्या आपको आशा है? देखिए, जीवन से तो आशा सबकी ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ आशा लगी ही रहती है। पर अब मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जीवन में मतलब शांतिपूर्वक यदि जीवन बीतता जाए, एक स्मूथ लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, प्लस परिवार का सहयोग चाहिए, इन चीज़ों को साथ लेते हुए मैं सुंदर तरीके से यदि अपनी लाइफ को जीती हूँ तो ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। स्वस्थ शरीर यदि रहता है तो शायद ये भगवान की बहुत बड़ी मेरे ऊपर एक नियामत होगी कि उन्होंने मुझे एक स्वस्थ जीवन दिया, एक हंसता खेलता जीवन दिया, अच्छा परिवार दिया और अच्छा जीवन साथी दिया। बस यही मेरे जीवन की कामना है और मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा इसी के साथ सदा। अच्छा, आखिरी प्रश्न है अब, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। 2010 में जब आपने शुरू किया था V3, उस समय आपके मुझे लगता है कि आपका कोई कंपटीटर मुझे लगता है वैसा नहीं था, मतलब आपकी कंपटीशन नहीं थी, आपका जो विजन था उसकी कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं थी, हो सकता है इक्के दुक्के लोग हों, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे हैं। तो अब क्या लगता है कि अब कुछ बदलेंगे, इसको व्यवसाय को बदलेंगे या मेरे को ठीक-ठाक हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि यदि दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते हैं, एक मन में हमारे विश्वास रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पहला विश्वास तो ये होना चाहिए और समय के अनुसार अपने इवेंट में जो हमारी कंपनी है उसमें कुछ परिवर्तन लाते रहना चाहिए। यदि हम 2010 में हमने जो किया उसी को यदि 2025 में करना चाहेंगे तो शायद कामयाब नहीं होंगे। वक्त के अनुसार हमने अपने आप को परिवर्तित किया, वक्त के अनुसार हम लोगों को जो चेंजेस करने चाहिए थे अपने बुकिंग्स में, एग्जीबिशन के तरीके में, स्टाइल्स में, हाँ स्टाइल्स में हम लोगों ने परिवर्तन किया। तो आज भी हम लोग जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम लोग बिल्कुल पूर्णतः सक्षम भी हैं, पूर्णतः सफल भी हैं। कभी हम लोगों को नाकामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ा है। साल में जो 4 एग्जीबिशन हमारे होते हैं, चारों एग्जीबिशन हमारे सक्सेसफुल होते हैं। धन्यवाद। तो ये थी मधु झंवर जो कि V3 की सह संस्थापक थी और इन्होंने जो अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया, जो बातें बताई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे दौर बीते हैं तो उससे कहीं ना कहीं निकलने का अवसर आपको मिलेगा, आपको सुझाव काम आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि इसी कारण से हम ये पॉडकास्ट जारी रखे हुए हैं। हमारे जितने भी पॉडकास्ट है उसमें जो मेहमान आते हैं उनके निजी अनुभवों को हम साझा करते हैं, वो भी किस तरह से अपने जीवन में उतार चढ़ाव को उन्होंने पार किया है, कैसे सफलता पाई है, कैसे विफलता को उन्होंने दूर किया है अपने जीवन से। और सबसे बड़ी बात थी मधु जी की कि इन्होंने अपने परिवार को संतुलन बनाए रखे हुए था। इनका जो पारिवारिक संतुलन था उसको बना के रखा, इन्होंने मानसिक संतुलन को बना कर रखा। कोविड के दौर में भी इन्होंने घर में बैठ के मेंटल हेल्थ के जो कोर्स था वो किया। कभी भी ये खाली नहीं बैठी रही। जो इनका जीवन मैंने देखा है आज तक, मैं भी इनको निजी तौर पे इनको जानता हूँ कई सालों से, और इनका जो V3 का जो एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम है वह भी लगातार मुझे लगता है कि खबर समय के साथ भी आप लोग काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। लगातार मुझे लगता है 8 साल हो चुके हैं शायद। हाँ जी, 8 साल खबर समय के साथ भी 7-8 साल 7-8 साल की अवधि है जो हो चुके हैं, जब इन्होंने हमेशा हमें मीडिया पार्टनर बना के रखा है। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके कि एक महिला संगठन के साथ हम लगातार 8 साल से जुड़े हुए हैं। और यह भी हमारा सौभाग्य है कि V3 एक सफल ऑर्गेनाइज करने वाला ऐसा संस्था है जिन्होंने महिलाओं के इस माने अगर महिलाओं के उत्थान की बात करें तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है सिलीगुड़ी की महिलाओं के लिए। तो ऐसे ही और भी लोग आएंगे, मेहमान आएंगे पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे ये पॉडकास्ट है यह इसका सिलसिला जारी है और ये रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब तक सिलीगुड़ी के जो भी सफल उद्यमी है या सफल सामाजिक कार्यकर्ता है या जो लोग सिलीगुड़ी में आकर बसे हैं, जिन्होंने सिलीगुड़ी के लिए कुछ न कुछ योगदान दिया है, उनको हम बारंबार हमारे इस कार्यक्रम में लाते रहेंगे ताकि आप उन्हें सुन सके और सुनकर कुछ बेहतर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें।
तो ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।